तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड डे टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है हमारी 25th एनिवर्सरी आ रही है एंड हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर इस एनिवर्सरी को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। नए नए रिकॉग्निशंस को सेलिब्रेट करेंगे, डांस होगा, मस्ती होगी, खूब सारी चीजें होगी जो हम इंजॉय करने वाले हैं। तो सभी एल्टॉस फैमिली को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बिकॉज इस साल हम अपने 25 साल जो है वो पूरे कर रहे हैं। एंड मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि 25 साल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है एंड हम सभी बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए इन 25 सालों में बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एल्टोशियंस। एंड इसी तरह आप सभी एनिवर्सरी में अपना योगदान जो है वो डालें, जरूर प्रेजेंट हो वहां पर एंड इस एनिवर्सरी को अपनी आंखों से लाइव देखें एंड इसको खूब ज्यादा एंजॉय करें। राइट। सो दोस्तों, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी मैं हमारे थाईलैंड अचीवर्स को भी, जिन्होंने भी इस साल थाईलैंड टूर अचीव करा है। सो पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, सैटरडे है, ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है। इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हर बार कुछ नया सीखते हैं एंड हर बार की तरह मैं इस बार भी यही कहना चाहूंगी कि अपने नोट्स जो है वो उसको जरूर बनाना है। नोट्स जो है आपने जरूर अपने पास रखने हैं, बिकॉज आपको कब किस टाइम पे ये नोट्स जो है वो बेनिफिट करें, राइट, आपको खुद नहीं पता। सो मेक श्योर हर एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ ही बहुत जरूरी है कि हम उसमें कुछ की नोट्स रखें, ताकि जब हम हमें कभी ऐसा कोई पेशेंट मिले या ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम इजीली उसको जो है उस प्रॉब्लम के बारे में समझा पाए। दोस्तों, इस सेशन को इतना डीपली कंडक्ट करने का पर्पस यही है कि आप जब भी किसी पेशेंट से मिलते हो या जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसको कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, कोई आपसे अपनी क्वेरी रखता है, कुछ डिस्कशन चाहता है, तो हम सिर्फ उसको सोल्यूशन ना दें, हम उसको एक्चुअल में समझाएं व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, इस प्रॉब्लम को ठीक करने की जो आप सप्लीमेंटेशंस दे रहे हो उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस देने जरूरी हैं, बिकॉज प्रिकॉशंस अगर हम नहीं लेंगे तो चीजें ट्रिगर होती हैं, मींस वो बढ़ती हैं या भड़क जाती हैं। इसलिए इस सेशन को इतना डीपली इलेबोरेट करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को समझाना है, ताकि आप इन सब के माध्यम से आप भी उस चीज को समझ के अगले व्यक्ति को जो है वो डिटेल में समझाएं। सिर्फ सॉल्यूशन देंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस आउट हो जाएंगी, राइट। सिर्फ सॉल्यूशन के लिए तो ऑब्वियसली हमारे पास हमारा डिजीज चार्ट भी है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये चीज बताते हुए कि डिजीज चार्ट का वॉल्यूम 5 भी आ चुका है एंड हमने व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया भी है। जिन लोगों तक अभी भी वो हेल्थ चार्ट नहीं पहुंचा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके बोल सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम उसको शेयर करेंगे, आप उसको अच्छे से देखिए, स्टडी करिए, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, राइट। तो अगर सिर्फ हमें सोल्यूशन ही लेना होता तो हम इन सभी हेल्थ चार्ट की हेल्प से ले लेते, बट सोल्यूशन भी तभी दे पाएंगे ना जब चीजों को अच्छे से हम खुद समझेंगे। इसलिए ये सारे सेशंस को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, इसको समझे, कोई डाउट राइज हो रहा है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। देन आप अगर इस तरह से चीजें सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसको लर्न करेंगे, देन आपका जो वे आउट है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा। आज का जो सेशन है बहुत मैं कहूंगी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आज हम एक ऐसी हेल्थ डिजीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि रैपिडली राइज हो रही है। रैपिडली मतलब होता है बहुत तेजी से, राइज का मतलब होता है बढ़ना, राइट। तो ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड जानकर शायद हैरानी भी होती है जब इसके बारे में ऐसा पढ़ते हैं या सुनते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो बचपन से शुरू होती है एंड बचपन में बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आप खुद देखो, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। अब ऑलरेडी कोई छोटा बच्चा है या फिर एक ग्रोइंग चिल्ड्रन है,
वो ऑलरेडी अपने आप के इतने सेंसेस में नहीं रहते, राइट। बट अगर ऐसे टाइम पे उसको इतनी डिफिकल्टी हो कि वो सांस ना ले पाए या कुछ अच्छे से कर ना पाए, तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए इस चीज को डील करना। और ऐसे व्यक्ति का ऐसी प्रॉब्लम से डील करना जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को क्या हो रहा है वो ढंग से अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को बता नहीं पाता, तो ये कितनी बड़ी और कितनी एक तरह से मैं कहूँ क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो कि डे बाय डे इसके अगर मैं केसेस की बात करूँ तो एवरी डे इट इज राइजिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मैं बोलूंगी क्रॉनिक डिजीज जिसका नाम है एस्ट्रा, राइट। कुछ लोग उसको अस्थमा बोलते हैं, राइट, दमा बोलते हैं हिंदी में। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एस्थमा, राइट। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इजीली और बहुत ब्रीफ वे में मैं आपको इसको बताऊंगी, इसको समझाऊंगी, इसका सॉल्यूशन भी दूंगी। बट मेक श्योर आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बिफोर हम इस टॉपिक पर चले, छोटी सी एक और मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों विंटर्स इस बार जो सर्दी हुई है वो बहुत ज्यादा है, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब इतनी ज्यादा ठंड है कि शायद इसको बियर करना किसी ओल्ड एज व्यक्ति के लिए या फिर जो बहुत ज्यादा छोटा है या वीक है उसके लिए बियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड सर्टेन पार्ट्स में भी ऑलमोस्ट आजकल सब जगह ही ठंड हो रही है। तो अपने आप को ऐसे टाइम में प्रोटेक्टेड करना बहुत जरूरी है। एंड इस बार जो ठंड का पैटर्न रहा है, सर्दी का पैटर्न रहा है, इसमें जो लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज ने परेशान किया है दैट इज कॉफ, यानी कि आपकी खांसी, राइट। इस बार का पैटर्न हमने जो नोटिस किया है वो ये है कि लोगों को इतना कोल्ड नहीं हुआ, इतना फीवर नहीं हुआ जितना लोगों को ड्राई कॉफ हुआ है, राइट। ड्राई कॉफ इज वेरी डेंजरस। अगर तो इनिशियल है देन इट्स फाइन, आप रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी में दिन में 3 से 4 बार तुलसी पियो, यू विल फील बेटर। आप एक बार हील सिरप भी पियो, राइट। बट आप इस ड्राई कफ की इनिशियल्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक वे में जो है वो अब बढ़ रहा है। अगर हम आज इनिशियली मतलब शुरुआत की अपनी जो सूखी खांसी है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके आज क्रॉनिक कफ में, यानी कि बहुत ज्यादा और मतलब जल्दी जल्दी से ठीक नहीं होता उस तरह की खांसी में जो है ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है। एंड ऑब्वियसली जब आपको इतना कफ होगा, आपके गले पे इसका स्ट्रेस पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो विंड पाइप है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। एंड बहुत से लोगों में ये चीज इस बार देखने को मिल रही है कि उनको शायद सांस लेने में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू जो है वो हो रहा है। सो ऐसे में इट इज मैंडेटरी कि आप अपनी इस कफ को, खास करके इन सर्दियों को, इन ठंड को जो है वो बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें, नजरअंदाज ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ हो रही है एंड रेगुलर हो रही है, मीन्स दिन में बार बार हो रही है, तो आपने हील सिरप लेना है, राइट। आपने उसमें 5 ड्रॉप्स तुलसी डालना है गर्म पानी में, उसको दिन में 3 से 4 बार पीजिए। प्लस यहाँ पर आपने कुर्क्यूमिन ऐड करना है, बिकॉज कुर्क्यूमिन प्लेज एन एंटीबायोटिक रोल। वो एंटीबायोटिक का काम करेगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो जिन भी लोगों को आप किसी को जानते हैं, या आप जितने भी अभी मेरे इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसको सुन रहे हैं, मेक श्योर कि अगर आप में से किसी को कफ है तो अभी से ही, इनफैक्ट राइट नाउ, उसके ऊपर जो है अपना वर्कआउट करिए, राइट। उसको ठीक करने के ऊपर फोकस करिए। वरना अगर ये वंस क्रॉनिक कॉफ में कन्वर्ट हो गई तो आपको इजीली जो है इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। सो दिन में आप 2 बार कुर्क्यूमिन का सेवन जो है वो जरूर करें, राइट। एक सुबह और एक शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ, एंड हील सिरप प्लस आप अपना तुलसी ऐड करके इसको जरूर लें। वही अगर आपका इनिशियल है, आप दिन में एक बार तुलसी प्लस हमारा हील सिरप का कॉम्बो लीजिए। वरना आप दिन में 3 बार कम से कम गर्म पानी में तुलसी ऐड करके उसको पीजिए, आपकी इस थ्रोट को भी रिलैक्स करेगा एंड जो भी अंदर से सर्दी खांसी होती है उससे भी आपको आराम दिलाएगा। सो ये मेरा एक छोटा सा कंसर्न था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसको शेयर करने का भी आई हैव अ रीजन।
बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे सीवियर केसेस मैं देख रही हूँ, खास करके मतलब बहुत अभी रेंडमली मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं, दे आर ऑल अबाउट कॉफ, राइट, खांसी, इसी के रिलेटेड है। सो मेक श्योर, मेरे को था कि मैं आप लोगों से इस चीज को जरूर डिस्कस करूं, बिकॉज ठंड अभी रहेगी लगभग 1 से 1.5 महीना, राइट। सो इसलिए अपने आप को आपने सुरक्षित रखना है, राइट, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, और दिस इज द बेस्ट वे। आप कुर्क्यूमिन, हील सिरप एंड तुलसी का जो यूज है वो रेगुलर करें, यू विल फील वेरी वेरी बेटर, राइट। सो चल रहे हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर आज की हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, दैट इज एस्थमा, राइट। एस्थमा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बहुत ही क्रॉनिक, क्रॉनिक होता है, बहुत ज्यादा, थोड़ी सी सीवियर कह लो, या क्रॉनिक होता है जो लंबा समय जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चलती है, राइट। सो एस्थमा बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज है, खास करके बच्चों में। मीन्स मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे बच्चों, राइट, देन ओल्डर एजेस में जाती है, बट स्टार्टअप ये होता है हमारा बचपन से। हर 10 में से दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको एस्थमा है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ सिर्फ, और मैं बड़ों को भी कंसिडर नहीं कर रही। हर 10 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसको एस्थमा है। आप खुद देखो कितना सीवियर है कि इतने बच्चे हैं और हर 10वें बच्चे में से 1 बच्चे को जो है वो एस्थमा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं, तो आज के समय में 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट्स हैं। एंड ये जो काउंट है, एज पर डब्ल्यू एच ओ के डाटा के अनुसार, ये जो काउंट है ये डे बाय डे बहुत तेजी से जो है वो राइज अप कर रहा है। मीन्स आज 300 मिलियन है, ये नहीं पता अगले 1 से 1.5 साल में ये 400 मिलियन हो जाए। इतना तेजी से इसकी जो रैपिड इंक्रीज है वो देखने को जो है वो मिल रही है, बहुत ज्यादा। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज में से अब ये गिना जाने लगा है। पहले क्या होता था, हम लोग के बोलते थे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, डायबिटीज, हार्ट का कोई हार्ट अटैक हो गया, या फिर किसी को बीपी हो गया, तो ये अक्सर हम सुनते थे जॉइंट्स दुखते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे एस्थमा हो गया, लाइक यूरिक एसिड हो गया, ये सब बहुत कम होता था लोगों के अंदर। बट अब ये भी इक्वली उनको कंपटीशन दे रहा है। जितने पेशेंट्स आज हमारे पास डायबिटीज के हैं, ऑलमोस्ट उतने ही पेशेंट्स वी हैव टुडे ऑफ एस्थमा, इतने ज्यादा है, राइट। सो हर 10 में से 1 बच्चा जो है वो एस्थमेटिक है। 300 मिलियन से ज्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो आज अस्थमा के पेशेंट्स हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, यानी कि उनके बचपन की बात करें, तो चाइल्डहुड में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो करता है मेल्स को, यानी कि जो पुरुष हैं उनकी कैटेगरी को। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये जो मतलब प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। थोड़ा सा अजीब है बट फैक्ट है कि बचपन एज में जब शुरू होती है तो सबसे ज्यादा पुरुष होते हैं, इसके अंडर आते हैं। बट जैसे जैसे हमारा ये हम एडल्टहुड में चलते हैं या बड़े होते जाते हैं, तो ये केसेस सबसे ज्यादा जो है वो आपके महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। एंड दोस्तों, एस्थमा की एक और बात है, ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्या है। इसमें क्या होता है, आपके जो एयरवेज होते हैं, मीन्स जिनसे आपकी सांस आप लेते हो, वो एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं, राइट। उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें उतनी स्पेस नहीं होती कि ऑक्सीजन और आपका इजीली जो है वो आप तक पहुंच पाए। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ब्लॉकेज होने लग जाती है क्योंकि वो इतने नैरो हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये बेसिकली आपकी एक लंग्स की कंडीशन है, आपकी फेफड़ों की कंडीशन है, जहाँ पे आपकी एयरवेज होते हैं। एयरवेज होता है जहां से आप सांस लेते हैं, एंड अदर कार्बन डाइऑक्साइड आप जो है वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं, राइट। अब उन पैसेज में जो है वो वहां पर इंफ्लेमेशन हो जाती है, इनकी सूजन आ जाती है, या वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं, जहां पर भी मतलब उसको प्रॉपरली स्पेस नहीं मिलती ट्रैवल करने की। एंड जिसकी वजह से जब ऐसी कंडीशन होती है, आपको
इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जब नैरो हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन प्रॉपरली आएगी जाएगी नहीं, तो आपकी जो सांस लेने में जो है वो तकलीफ होने लगेगी, ब्रीदिंग आपको जो है वो बहुत रुक रुक के आएगी। तो जिससे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट में आ जाती है, क्योंकि आपको सांस नहीं आती, आपको ऐसा लग रहा है दम घुटता है, राइट। दिस इज बेसिकली अ कंडीशन ऑफ एस्थमा पेशेंट्स। बट इसका एक बहुत मैं कहती हूँ कि अदर डिजीज के कंपैरिजन से एक ओवर बेनिफिट ही कहूंगी कि ये कॉन्टैजियस नहीं होता, ये नॉन इन्फेक्शियस है। मींस आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एस्थमा है, तो अगर मेरे साथ 10 लोग बैठे हैं मेरे आसपास में, तो ये मेरे से उनको ट्रांसफर नहीं होगा। इट इज नॉन कॉन्टैजियस। नॉन कॉन्टैजियस का मतलब ये होता है कि एक से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट जो है वो नहीं होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट एस्थमा। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी ये ना सोचो कि अगर आपके पास कोई एस्थमा का पेशेंट बैठा है तो आपको वहां से दूर भागने की जरूरत है, कुछ ऐसा नहीं होता। ये आपको कभी भी स्प्रेड नहीं होता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये आपकी ऑटो ही एक डिजीज होती है जो आपको आपके इन प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। सो नाउ अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। तो आई हैव मेड द पीपीटी, मैंने पीपीटी बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड इस ट्रेनिंग सेशन के बाद भी पीपीटी आप लोगों तक चली जाएगी, जिसको चाहिए है तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके ये जो पीपीटी है वो ले सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल है। सो एस्मा बेसिकली आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है या फिर नैरोइंग होती है आपके एयरवेज की। और ये जो सिम्टम्स हैं, राइट, ये अलग अलग होते हैं अलग अलग पर्सन के अंदर, ये वेरी करते हैं, राइट। तो इसमें कई केसेस में क्या होता है कि एस्थमा को डील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, जब ये थोड़ा सा सीवियर होता है या फिर बढ़ जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि हम अगर एस्थमा है तो हम इसको प्रॉपरली ट्रीट करें, जो इसके प्रिकॉशंस हैं उसको लें। दोस्तों, एस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम सबसे ज्यादा खुद को बचा सकते हैं इसके प्रिकॉशंस को फॉलो करके, क्योंकि एस्थमा का एज सच कोई कारण नहीं है इसके होने का, बट इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे ये ज्यादा होता है। वो हम धीरे धीरे भी स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे, मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगी, राइट। सो बेसिकली एस्थमा क्या है, एक लॉन्ग टर्म इंफ्लेमेटरी डिजीज है। लॉन्ग टर्म होता है लंबे समय तक चलने वाली एक इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी होता है सूजन आ जाना। तो उस तरह की प्रॉब्लम है लंबे समय की, जो कि आपके जो एयरवेज हैं जहां से आप सांस लेते हो उसके अंदर जो है आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि आपकी जो सूजन है उसको पैदा करती है, राइट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसने मिलियंस में लोगों की जो तादाद है, मिलियंस में है जिसको इसने अफेक्ट किया है। तो आई गेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है कि 300 मिलियन से ज्यादा लोग आज ऐसे हैं जो कि एस्थमा के हमारे पेशेंट्स हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, मीन्स आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। आपकी जो चेस्ट है, छाती है, उसमें थोड़ी सी अकड़न आ जाती है, टाइट होने फील होता है आपको। एंड कॉफिंग, कॉफिंग मीन्स आपको निरंतर जो है वो खांसी आती रहती है। इनिशियली ये मतलब माइल्ड होता है, राइट, बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग में भी कन्वर्ट हो जाती है, मींस आपकी जान तक इससे चली जाती है जब आपके एयरवेज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो आपके लंग्स में ही होते हैं आपकी एयरवेज, जिससे आपको सांस आती है, राइट। तो अगर एक वहां पे एयरवेज आपके ब्लॉक हो गए या बहुत ज्यादा नैरो हो गए, तो जब आपको सांस नहीं आएगी तो इट मीन्स ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बट ये शुरुआत ऐसे सीवियर तरीके से नहीं होती है, राइट। तो इस तरह से हमें इस चीज को समझना है। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एज सच इसका कोई भी एग्जैक्ट कारण नहीं है एस्थमा के होने का। इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, राइट। सो बेसिकली कुछ जेनेटिकली होते हैं कि मींस जीन्स में आपके ट्रांसफर हुए हुए, एंड या फिर होते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। उसमें सबसे पहला आपका जो ट्रिगर पॉइंट है दैट इज एलर्जेंस। अब हमने देखा कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को किसी तरह की खेती से एलर्जी होती है, किसी को किसी तरह के उनके जो जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं,
उसके बालों से एलर्जी होती है, छोटे छोटे कीड़ों से एलर्जी होती है, अलग अलग। तो जो भी व्यक्ति जिस चीज से एलर्जिक है, ये अगर वो उसके कांटेक्ट में ज्यादा आता है तो ये एस्थमा को ट्रिगर यानी कि भड़काने का काम करते हैं। देन इरिटेंट्स, जैसे कि आप मार्केट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, या फिर कई लोगों को देखा है ना हमने, जैसे कोई परफ्यूम हम लगाते हैं या डिओ लगाते हैं या रूम फ्रेशनर जिसकी अरोमा थोड़ी सी तेज होती है, तो कुछ लोगों को जैसे ऐसे फ्रेग्रेंस आती है उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या वो अनईजी, मतलब रिलैक्स फील नहीं करते। तो ऐसे में ये सारे भी इरिटेंट्स होते हैं, कई बार इन इन सभी चीजों से जो है वो भड़क जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, मीन्स जिन लोगों को बार बार बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, उनको फ्लू हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्या है, अगर वो हो रही है तो भी आपका जो एस्थमा है वो बढ़ता है यानी कि ट्रिगर होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स जिन लोगों को ऑलरेडी एस्थमा का प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत ज्यादा भागना दौड़ना नहीं चाहिए। आप नॉर्मली अपना काम भी करो, धीरे धीरे करो, बिल्कुल भी हरी करने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव होगे उतना ज्यादा आपका जो एस्थमा है वो बढ़ने का खतरा जो है वो हमेशा रहेगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी जो है वातावरण में अगर नमी आ जाती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। कई बार आप सडनली गर्मी से सर्दी में या फिर सर्दी से गर्मी में आप ट्रैवल कर रहे हो, उस उन कंडीशंस में भी आपका जो एस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्ट्रेस, मीन्स जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके केसेस में भी ये जो एस्थमा है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको एस्थमा है तो इन सभी चीजों से आप अपने आप को जो है वो बचा के रखें। बिल्कुल भी अपने आप को फ्लू ना होने दे, कोल्ड ना होने दे, अगर हो रहा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर वर्कआउट करें। और जिसको जिस चीज से भी एलर्जी है वो व्यक्ति उस चीज की जो चीजों से जो है वो दूर रहे, तो आपका जो एस्थमा है वो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। राइट, सो इट इज अबाउट द ट्रिगर पॉइंट्स। नाउ अब बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण है। सो द फर्स्ट वन इज वीजिंग। वीजिंग होता है मीन्स आपके ना अंदर से आवाज आती है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है अंदर से, मतलब ऐसे ऐसे करते हो ना तो आपको अंदर से वैसी आवाज आती है जैसे कोई सीटी बजा रहा है, या बहुत लाउड साउंड जो है वो होती है, खास करके तब जब आप सांस लेते हो। राइट, और जब आप सांस छोड़ते हो, मान लीजिए मैंने ऐसे सांस भरी, अब मुझे रिलीज करनी है ना, अब मैं ऐसे छोड़ रही हूँ, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं। तो जब हम ऐसे सांस छोड़ते हैं ना तो उस टाइम पे ऐसे लगता है अजीब सी आवाज आ रही है या फिर सीटी जैसी आवाज आ रही है, तो इस तरह का जो सिम्टम है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, आपको सांस नहीं आती, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब अभी कुछ हो गया, अभी कुछ फील हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेस्ट टाइटनेस, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो छाती है वो बहुत ज्यादा अकड़ी हुई है। देन रेगुलर कॉफिंग बहुत ज्यादा आपको हो रहा है। देन यही मेजर जो है इसके सिम्टम्स हैं। नाउ बिफोर कमिंग टू द ट्रीटमेंट, अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली वार्निंग साइंस दोस्तों इन केस ऑफ एस्थमा यही है कि अगर आप पता लगा है कि आपको एस्थमा है और आपने इसको अभी ट्रीट करना शुरू नहीं किया है, देन डेफिनेटली इसके जो सिम्टम्स हैं वो डे बाय डे वर्स होते जाएंगे। अभी नॉर्मल खांसी है, वो खांसी कब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपको सांस नहीं आएगी, इसीलिए आपको इनहेलर की जरूरत पड़ेगी। इनहेलर मतलब जैसे आपने देखा ना पंप होता है जिससे लोग सांस लेते हैं, एस्थमा वाले पेशेंट्स के पास ऑलवेज इनहेलर रहता ही रहता है, क्योंकि उनको नहीं पता उनको किस टाइम पे इनहेलर की जरूरत पड़ जाए, किस टाइम उनको सांस आनी जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए ये इसके वार्निंग साइंस हैं। अगर आप इसको अनट्रीटेड या फिर इसमें
अनगैली कर देते हो, नजरअंदाज करते हो, तो आपको किसी भी समय किसी भी तरह का पैनिक अटैक जो है बेसिकली वो हो सकता है। एंड इन सर्टेन केसेस में क्या होता है, जब आप इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते या बीच में छोड़ देते हो, तो आने वाले समय में ऐसा देखा जाता है कि आप एक पूरा सेंटेंस बोलने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं होते। मान लीजिए आज मुझे ये लाइन बोलनी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे डोज लिखी हुई है ना, टेक 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर फूड। अगर ये एस्थमा का पेशेंट होगा तो वो इस लाइन को पूरी तरह से एक बार में नहीं पढ़ पाएगा। एस्थमा का पेशेंट मतलब वो पेशेंट जिसने बहुत ज्यादा डिले कर दिया है अपने ट्रीटमेंट में, या उसका बहुत ज्यादा एस्थमा बढ़ चुका है, उसके केस में वो टेक 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर द फूड, वो इसको इस तरह से आसानी से नहीं पढ़ पाएगा, या फिर मैं कहूँ वो पूरा सेंटेंस जो है, वो पूरी एक लाइन जो है वो सही ढंग से उसको जो है वो पढ़ पाएगा ही नहीं। तो आप खुद सोचो, अगर एस्थमा को हम आज सही समय में ट्रीट नहीं करते तो कितने ज्यादा वार्निंग सिम्टम्स जो है या साइंस हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी एस्थमा है तो वो अब मैं दोबारा से कह रही हूँ, प्लीज बिल्कुल भी अपने आप को इसके एक्सपोजर से बचाओ, अपने आप का जो ट्रीटमेंट है उसको लो, राइट। बिकॉज एज सच दोस्तों इसके कॉजेज नहीं है, बस ट्रिगर्स से ही आपको बचना है, वो चीजें जो जिसको बढ़ावा देती है मैंने आपको बता दी हैं। सो कमिंग टू द ट्रीटमेंट, राइट, देन लेटर ऑन मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगी जो कि सबसे ही जरूरी है इस केस में। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें वी हैव न्यूट्रोटॉन कैप्सूल। न्यूट्रोटॉन कैप्सूल में आंवला, हरितकी, पीपली, द्राक्षा एंड तेजपत्र शामिल है। देन इसका जो सेवन है वो आपने सुबह शाम करना है खाना खाने के बाद में, राइट। 2 समय लेना है, एक सुबह और एक रात के भोजन के बाद, और दोनों टाइम ये खाना खाने के बाद में लेना है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रोप्राश कैप्सूल। इसमें आंवला, अर्जुना, पिपली, हरितकी, बड़ी इलायची, हरी पत्ती और कपूर इसका कॉम्बिनेशन है। ये भी दोस्तों आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में इसका सेवन जो है वो करना है। नेक्स्ट इज रेड जिनसेंग कैप्सूल। इसके अंदर कोरियन जिनसेंग ही है। ये भी एक कैप्सूल आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसका सेवन जो है वो करना है। देन आता है हमारे पास तुलसी ड्रॉप्स। इसमें तुलसी, राम तुलसी, कपूरी तुलसी, वन तुलसी एंड सुरसा तुलसी है। ये आपने 5-5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है। एंड देन वी हैव कुरक्यूमिन। इसमें कुरक्यूमिन एंड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है। इसका भी सेवन आपने दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद करना है। सो ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपके एस्थमा को जो ट्रीट करता है। बट यहाँ पर एक ट्रीटमेंट में एक और मेजर चीज है जो हमें ऐड करनी है, दैट इज आपका स्टीम। सो कोशिश करो अपनी जो स्टीम है उसको लेते रहिए ताकि आपके जो एयरवेज हैं वो उसकी स्वेलिंग हटे, वो स्मूथ हो, और आप इजीली इनहेल और एक्सहेल मतलब सांस ले पाओ और सांस आप छोड़ पाओ। सो ये इसका ट्रीटमेंट है, एक बार दोबारा बता दूं, न्यूट्रोटॉन कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद, न्यूट्रोप्रैश कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद, रेड जिनसेंग सुबह शाम खाना खाने के बाद, तुलसी ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स आपने सुबह शाम लेना है हल्के गुनगुने पानी में, राइट। देन वी हैव कुरकुम प्लस, दैट इज कुरक्यूमिन एंड ब्लैक पेपर। इसको भी आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल इसका जो है वो सेवन करना है। नेक्स्ट आपने टिप्स क्या रखनी है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपनी जो डाइट है उसको हेल्दी रखना है। एंड जो व्यक्ति स्मोक करते हैं उनको अपनी जो स्मोकिंग है वो छोड़नी पड़ेगी, ये बहुत मैंडेटरी है, वरना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कॉज करेगा, राइट। सो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। द फर्स्ट वन इज, जितना ज्यादा आपको जिस चीज से एलर्जी है आप उससे दूर रहोगे उतना बढ़िया आप अपने एस्थमा को क्योर कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट आप अपना जो ट्रीटमेंट है उसको लेते रहिए एंड उसको छोड़ना नहीं है, ये इसका सबसे मेजर प्रिवेंशन टिप है। देन अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी है या किसी भी तरह का आपको रेस्पिरेटरी संबंधित समस्या है, श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्याएं है,
तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस आप अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक नहीं रखते हो, क्लियर नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम कभी भी पूरी तरह से आपको ठीक जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज, आपने जो मेजर चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, आप जो भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है या बच्चा है खास करके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी रनिंग ज्यादा तौर पर ना करें, स्विमिंग वगैरह इन चीजों से जो है वो मतलब कम कम करें। आपको नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, आप अपना थोड़ा बहुत अपना जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कीजिए, बट ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़े, आपको बहुत ज्यादा भागना दौड़ना पड़े। तो वरना अगर आप ऐसा ही करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। सो ये कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सरल शब्दों में मैं इस प्रॉब्लम को एक लाइन कहना चाहती हूँ। ये जो प्रॉब्लम है यानी कि एस्थमा है, आप इसको क्योर कर सकते हो। आप इसको 100% अगर आपको ठीक रहना है तो इसके जो प्रिकॉशंस हैं या जो इसके क्योर वाले टिप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। वंस आप एस्थमा से रिकवर कर जाओगे, बट देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप बार बार उसके एलर्जेंस के या उसके ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आओगे तो ये कहीं ना कहीं दोबारा आपको अफेक्ट कर सकता है। सो मेक श्योर इस चीज को ध्यान में रखें कि इसको अपने तक संभाल के ना रखें, इसको क्योर कीजिए, इसको ट्रीट कीजिए। आप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी इस प्रॉब्लम का क्योर जो है वो कर पाओगे। सो मेक श्योर, अगर कोई भी व्यक्ति आज एस्थमा का पेशेंट है, उसने थोड़ा टाइम अपने आप को ट्रीट किया, उसको लग रहा है मैं ठीक हूँ बट मैंने अभी कोर्स पूरा नहीं किया है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर कि इस चीज को समझो कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हो सकता है। सो इसलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ जो चीज के आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं, अब पॉइंट इज मेरा बार बार इस चीज पे जोर देने का वजह क्या है। दोस्तों, बार बार इस चीज के ऊपर जोर देने की वजह यही है क्योंकि इसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसका एज सच कोई कारण नहीं है कि आपको किसी मस्किटो ने काटा, किसी वायरस ने आपको अफेक्ट किया, कोई फ्लू हुआ, कोई पैरासाइट आया और आपको हो गया। नहीं, ये ऐसी आम चीजों से होता है आसपास। मान लीजिए किसी को डस्ट एलर्जी है, अब वो बहुत ज्यादा हो रही है तो इट मीन उसको एस्थमा होने का पूरा पूरा खतरा है। अब किसी को मतलब अपने हम लोग घर में पेट्स रखते हैं, पर पालतू पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो कई बार हमें उनके हेयर से एलर्जी होने लग जाती है बट हमें पता नहीं होता। तो इसलिए मेरा बार बार इस चीज के ऊपर फोकस है कि हम इस चीज को समझे कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसको बढ़ावा देती है। तो इसलिए अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो बट उसके साथ साथ भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे इन सभी चीजों से दूर रहना है। मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा भागना नहीं है, मैं सिंपल वॉक करूं या बहुत लाइट लाइट स्विमिंग कर लूं, ऐसा कुछ करूं या ऐसी कोई गेम खेलूं जिसमें मेरी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ना हो। सो अगर हम नॉर्मली इस ट्रीटमेंट के साथ इन टिप्स को फॉलो करेंगे, हम डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का जो क्योर है वो कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी एस्थमा क्या होता है और ये कैसे बढ़ता है या फिर कैसे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या हमें इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन आपने नोट भी की होगी, आपने समझी भी होगी। बट स्टिल दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपको एस्थमा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9915400238 ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। सो जैसे मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर योर मैसेजेस, मैं उनको रिप्लाई भी करूंगी। कई बार क्या होता है हम थोड़ा बिजी होते हैं, आपका रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको रिप्लाई ना आया हो।
सो इसलिए आपका कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज के सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर बोल रही हूँ दोस्तों, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कभी भी 10 से 6 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पीपीटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, राइट। आप इसको पढ़ें, इसको समझें, और जो भी आपको लगेगा आपको चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे वो चीज क्लियर कर सकते हैं। बट मेक श्योर इस चीज को पढ़ के डुप्लीकेट जरूर करें, राइट। आप भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस लगाएं, राइट। तो उस सेशंस में अपनी टीम को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, उनका पार्ट बनाएं, और ये सेम चीजें उनको भी समझाएं, राइट। सो दोस्तों मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे, बट बिफोर दैट मंडे को यहाँ पर मतलब खास करके नॉर्थ में मनाया जाता है लोहड़ी का फेस्टिवल। सो पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यही उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिवल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे आए, बहुत सारी लाइट ब्राइटनेस आपकी लाइफ में लेकर आए, एंड बहुत सारी सक्सेस लेकर आए आपकी लाइफ में। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं आपको सब मिले, यही पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी के लिए दुआ है, विश है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉक्स।